Hello students, welcome to the next lecture of your syllabus, that is fixed beam. सेकेंड चैप्टर तक हमने देख लिया था, जिसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम, इन कैंटिलीवर बीम हमने फाइंड आउट किया था. अब इस सेशन से हम फिक्स्ड बीम को देखेंगे. तो इस लेक्चर में हमने फिक्स्ड बीम का इंट्रोडक्शन बताया है, क्या फिक्स्ड बीम क्या होते हैं, फिक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका आता है फिक्स्ड बीम. व्हाट इज फिक्स्ड बीम? फिक्स्ड बीम इज सेड टू बी a beam is said to be fixed beam whose both ends are rigidly fixed so that slope at the ends remain zero. ठीक है, मतलब अभी तक क्या था, अगर आप देख रहे थे सिंपली सपोर्टेड बीम आप देख रहे थे, जिसमें कि क्या हो रहा था, यहाँ पर सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शंस आ रहे थे. ठीक है, वर्टिकल लोड के कारण वर्टिकल रिएक्शंस आ रहे थे. ठीक है, अब फिक्स्ड बीम अगर आप देखेंगे, फिक्स्ड बीम अगर हम देखेंगे तो जस्ट सपोज कि यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम है और अपर में कोई भी आपका लोड है, तो यहाँ पर फिक्स सपोर्ट पे केवल वर्टिकल लोड नहीं लगता है बल्कि मोमेंट भी लगेगा, यानी रेजिस्टिंग मोमेंट भी यहाँ पर लगेंगे. ठीक है, विच रजिस्ट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रोटेशन एट द सपोर्ट. ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर आपका कोई भी बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पर केवल वर्टिकल रिएक्शंस डेवलप होते हैं, जिसके कारण ये केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिस्ट्रेन करता है, जबकि यहाँ पर मोमेंट एज वेल एज वर्टिकल रिएक्शंस भी प्रोड्यूस होंगे, जिससे कि यहाँ स्लोप यानी रोटेशन एट द एंड्स रिमेन रिस्ट्रेन्ड. क्लियर है, यानी क्या हो गया, अ बीम इज सेड टू बी फिक्स्ड बीम whose both ends are rigidly fixed so that slope at the ends remain zero. Slope यहाँ पर suppose this is A and this is B, तो theta A is equal to theta B is equal to 0. ठीक है, स्लोप यहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंट भी क्रिएट होता है सपोर्ट पे, सपोर्ट पे रेजिस्टिंग मोमेंट भी क्रिएट होता है, जो कि स्लोप को यहाँ पर ज़ीरो कर देता है. ठीक है, यानी रोटेशन के अगेंस्ट भी ये रिस्ट्रेंड करता है. ठीक है, या दैट इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रोटेशन एट द एंड्स. मतलब यहाँ अगर सिंपली सपोर्टेड में देखें तो केवल y इज इक्वल टू 0, जबकि या फिक्स बीम में देखें तो स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शन बोथ आर 0. ठीक है, तो ये हो गया आपका. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नेचर ऑफ फिक्सिंग मोमेंट इज हॉगिंग. ठीक है, नेचर ऑफ फिक्सिंग मोमेंट इज हॉगिंग. अब इसका क्या मतलब है, दो टर्म आते हैं, हॉगिंग एंड सैगिंग. आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं. हॉगिंग एंड सैगिंग मोमेंट का क्या है कि जैसे सपोज कि आप एक कैंटिलीवर बीम बना दिए. ठीक है, कैंटिलीवर बीम बना दिए. अब यहाँ पर अगर कोई वर्टिकल लोड लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप. इसको अगर हम इधर से भी एक्सटेंड ऐसे कर दें तो ये क्या हो रहा है, एक कन्वेक्स अपवर्ड. ये क्या हो रहा है, कन्वेक्स अपवर्ड. ठीक है,
ये ऐसे अगर आप याद रखने के लिए करें तो ये क्या है, रोता हुआ चेहरा, क्राइंग फेस। तो क्राइंग फेस मीन्स, क्राइंग मीन्स ऑलवेज नेगेटिव। हम रोते कब हैं, जब हमारा नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। तो ठीक है, तो क्राइंग मीन्स ऑलवेज नेगेटिव। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ शेप विल गिव नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड बीम है, चूंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो आपका फिक्स्ड है, तो ये क्या दे रहा है यहाँ पर, क्राइंग फेस, इट मीन्स नेगेटिव मोमेंट। नेगेटिव मोमेंट इज ऑलवेज हॉगिंग। ठीक है, अब सेम अगर आप देखें, सपोज कि यहाँ पर फिक्स सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई अपवर्ड लोड लग रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे बनता है डिफ्लेक्टेड शेप, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज स्माइलिंग फेस। तो स्माइलिंग फेस, स्माइल कब करेंगे हम, जब पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड रहेगा। इसका मतलब स्माइलिंग फेस गिव पॉजिटिव मोमेंट। पॉजिटिव मोमेंट इज ऑलवेज सैगिंग। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि हॉगिंग मोमेंट नेगेटिव मोमेंट, सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव मोमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर नेचर फिक्स्ड बीम में नेचर ऑफ फिक्सिंग मोमेंट इज हॉगिंग, दैट मीन्स फिक्सिंग मोमेंट इज ऑल विल ऑलवेज गिव नेगेटिव मोमेंट। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फिक्स्ड बीम इज देयर आर 4 अननोन्स। ऑब्वियसली अगर आप फिक्स्ड बीम यहाँ पर लें, फिक्स्ड बीम लें, तो फिक्स्ड बीम में रिएक्शंस कौन कौन से डेवलप होते हैं, अननोन रिएक्शंस कितने होंगे, ये R, यहाँ भी R और यहाँ पर M। ठीक है, A पॉइंट अगर देखें तो MA RA, B पॉइंट देखें तो MB RB। दैट मीन्स देयर आर 4 अननोन्स। ठीक है, वही अगर आप सिंपली सपोर्टेड में देखते हैं तो सिंपली सपोर्टेड में क्या, केवल RA और RB आता है। ठीक है, RA और RB आता है, यानी 2 अननोन्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 अननोन्स निकालने रहते हैं, जो हम सिंपली क्या करते हैं, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ M इज इक्वल टू 0 से RA और RB कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 एक्सप्रेशंस का रिक्वायरमेंट है सारे अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ जैसे कि अगर हम सपोज कि बाउंड्री कंडीशन से अगर जाएं, तो बाउंड्री कंडीशन से हमारा M और R ये दोनों फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी 2 कंडीशन ये और आपको निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ Fy और समेशन ऑफ M इज इक्वल टू 0। उससे यहाँ के भी 2 अननोन्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये सब जैसे आप आगे देखेंगे, अगर जैसे हम मैक्लोज मेथड की बात करें, जो मैक्लोज मेथड हमने सिंपली सपोर्टेड में पढ़ा था, सपोज कि हम मैक्लोज मेथड की बात करें, तो मैक्लोज मेथड में हमने क्या कहा, हम क्या पढ़े थे, जैसे कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और यहाँ पर सपोज कोई भी लोड है, तो मैक्लोज मेथड में हमने यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन लेकर के फिर इंटीग्रेट करके जो C1 और C2 की वैल्यू है उसे बाउंड्री कंडीशंस लगा करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर लगते थे कि दोनों सपोर्ट पे डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, यानी 2 बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर लगते थे। ठीक है, अब अगर हम फिक्स्ड बीम की बात करें, तो फिक्स्ड बीम में आपका 4 अननोन्स आ जाते हैं। इधर जैसे अगर हम यहाँ पर मैक्लोज मेथड लगाएं, तो यहाँ पर अननोन रिएक्शंस भी हैं, मोमेंट, ठीक है, और वर्टिकल रिएक्शंस R। अब ये मोमेंट और R चूंकि अननोन है, और C1 C2 भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी C1 C2 और M और R, ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पर आपको मैक्लोज मेथड में
अननोन्स मिलेंगे। तो इसे 4 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 4 बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। तो 4 बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दिस एट दिस सपोर्ट y डैश 0 and y is equal to 0, और also at this support also y dash is equal to 0 and y is equal to 0। तो ये 4 का बाउंड्री कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आप C1 C2 और मोमेंट और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। और वही अगर आप यहाँ पर जाइए तो यहाँ पर आपको केवल रिएक्शन फोर्स रहते हैं जो कि आपको सिंपली समेशन ऑफ Fy से निकल जाते हैं। और यहाँ पर कंडीशंस क्या कॉन्स्टेंट्स अननोन्स केवल क्या रहते हैं, C1 और C2। अब C1 C2 यानी 2 कांस्टेंट हैं, तो 2 कांस्टेंट के लिए केवल 2 बाउंड्री कंडीशंस से एनफ होते हैं यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। तो ये थे आपके फिक्स्ड बीम का कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आते हैं हम फिक्स्ड बीम में। तो फाइनल इसका कंक्लूजन क्या निकला कि फिक्स्ड बीम इन द फिक्स्ड बीम there is always a resisting moment at the support due to which the slope at the support must be 0। ठीक है, slope at the support must be 0, that is and there is restraint about rotation at the ends। ठीक है, यहाँ पर slope आपका 0 हो गया। ठीक है, तो 2 कंडीशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर एक सपोर्ट में कि स्लोप भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। क्लियर है। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मोमेंट, इस मोमेंट के कारण जो आपका इस मोमेंट का जो नेचर है दैट इज द नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, यानी इस मोमेंट के कारण अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जाएं तो दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में अगर आप जब मोमेंट का डायग्राम BMD ड्रॉ करने जाते हैं तो हमारा कैसा होता है डायग्राम, कुछ इस तरीके से होगा, या अगर आपका कंसेंट्रेटेड लोड रहा तो कुछ इस तरीके से बनता है जो कि पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, यानी दिस इज द सैगिंग मोमेंट। क्लियर है, सैगिंग मोमेंट मीन्स स्माइलिंग फेस, हॉगिंग मोमेंट मीन्स क्राइंग फेस। तो यहाँ पर हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं फिक्स्ड बीम में। क्लियर है। नेक्स्ट हुआ आपका सम एडवांटेजेस ऑफ द फिक्स्ड बीम। अब यहाँ एडवांटेज क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर फिक्स्ड बीम हम यहाँ पर ले लेते हैं और सपोज यहाँ पर हम सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फिक्स्ड बीम। मतलब फिक्स्ड बीम में चूंकि आपका रेजिस्टिंग मोमेंट, जो रेजिस्टिंग मोमेंट जैसे ये आपका क्या हो गया, एक अपोजिंग डायरेक्शन में मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इसमें जो नेट बेंडिंग मोमेंट है वो लेस होता है एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो देयर इज लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन फिक्स्ड बीम एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, जबकि सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट जो है लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि सपोज कि यहाँ पर जैसे आप जब निकालते हैं मिड केस में, मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लोड रहता है अगर, और मिड पॉइंट पे आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, WL3/48EI। ठीक है, लेकिन अगर आप फिक्स्ड बीम में जब हम मिड पे लोड लगाकर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाता है WL3/192EI। दैट मीन्स this is 1/4 times of the deflection at simply supported beam when there is concentrated load at midpoint। ठीक है, यानी concentrated load at midpoint के केस में हम देख रहे हैं कि simply supported में जितना maximum deflection हो रहा है उसका 1/4 times हो जा रहा है फिक्स्ड बीम में। इसका मतलब क्या हो रहा है
कि देयर इज ऑलवेज लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन फिक्स्ड बीम। क्लियर है? क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट हो जा रहा है दोनों सपोर्ट में, जिसकी वजह से ये इसका जो डिफ्लेक्शन, अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम देखेंगे तो वो आपका आएगा कुछ इस तरीके से आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे आपका स्लोप 0 है, इसलिए इसका डायग्राम भी आप देखोगे तो कुछ यहाँ से टेंजेंशियली लग करके ये फाइनली ऐसे ड्रॉ होगा। क्लियर है? जबकि सिंपली सपोर्टेड में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्लोप 0 नहीं होता है, इसलिए इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो क्लियर है? यहाँ से ही डायग्राम से ही क्लियर है कि यहाँ का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ दिस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स देयर इज लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन फिक्स्ड बीम। क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स भी लग रहा है, यानी रिएक्शन फोर्स, इस वजह से दिस बीम, फिक्स्ड बीम इज मोर स्टीफर देन द simply supported beam and this is also more stronger than the simply supported beam. So these are the advantages of the fixed beam. Got it clear? ठीक है। अब disadvantages की बात करें अगर, तो disadvantages में क्या है? Both ends of the beam must be at same level or extra stress can be developed when they are not on same level. मीन्स क्या हो रहा है? जो आपका ये दोनों सपोर्ट है, बोथ सपोर्ट मस्ट बी एट सेम लेवल। ठीक है। अगर ये सेम लेवल पे ना रहा, सपोज कि ये अभी तो आपका यहाँ पर ये इस कंडीशन में सेम लेवल पे है। ठीक है। सपोज कि आपका बीम इस तरीके से रहा, मतलब ये कुछ वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया है, इसका एक एंड जो है वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया है। दिस इज टर्म्ड एज सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट ढह गया है, मतलब डूब गया है। ठीक है। तो ये सपोर्ट अगर एट दिस कंडीशन देयर इज सम एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम, इन द स्पैन। ठीक है। यानी अगर सपोर्ट, देयर स्पेशल केयर हैज टू बी अंडरटेकन व्हेन अलाइनिंग द सपोर्ट्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है। मतलब इस दोनों सपोर्ट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मेंटेन करने के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत है। अगर नहीं किए हम स्पेशल केयर इसमें और सपोर्ट मान लो सिंक कर गया तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इस स्पैन में। ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड बीम। सेकेंड एडवांटेज इज स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन फिक्स्ड इन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ क्या है, चूंकि फिक्स्ड बीम में दोनों एंड आपका रिजिडली सपोर्टेड है। ठीक है। रिजिडली सपोर्टेड है, जिसकी वजह से अगर सपोज कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, सपोज आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज के कारण क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एंड में आपका फिक्स्ड सपोर्ट है, रिजिडली होल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, होना चाह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है। तो देयर इज स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन द स्पैन ऑफ द फिक्स्ड बीम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। यहाँ पर कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा लेकिन एक्सपेंड होगा नहीं, जिससे यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। वही अगर इसके वाइस वर्सा देखें तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कंप्रेशन होना चाहेगा, लेकिन चूंकि रिजिडली सपोर्ट है इसलिए ये कंप्रेस नहीं होगा और कैसा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा यहाँ पे? तो टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर देयर आर स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द स्पैन ऑफ द फिक्स्ड बीम। क्लियर है, दिस इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड बीम। थर्ड डिसएडवांटेज इज द फिक्सिटी ऑफ द बीम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। अब ब्रिज के कंडीशन में अगर देखें तो क्या होता है, वहाँ व्हीकल्स चलते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशन अगर फिक्स्ड बीम वहाँ पर लगाया जाए तो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन देयर इज स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्पैन। सो ड्यू टू दिस रीज़न आप देखेंगे कि जो ब्रिजेज हैं वहाँ पर जनरली रोलर सपोर्ट लगाते हैं। क्लियर है, तो ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फिक्स्ड बीम में कैसे हम फिक्सिंग मोमेंट निकालें, कैसे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालें। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज ओवर।